हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर मैं लाइफ इंश्योरेंस को ही कंटिन्यू करूँगी। इसके कुछ टॉपिक हम अपने लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, तो हम जो टॉपिक इसमें करने वाले हैं रिवाइवल ऑफ पॉलिसी है कि पॉलिसी को किस तरह से रिवाइव करवाया जा सकता है और पॉलिसी के अगेंस्ट लोन कैसे लिया जा सकता है, कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फाइल करने होते हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास, तो वो डिटेल में हम करेंगे। तो हम स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले रिवाइवल ऑफ पॉलिसी से। है अगर हमने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और फ्यूचर में कुछ ऐसा हो जाता है, हमारी सोर्स ऑफ इनकम हमारा बंद हो जाता है या कम हो जाती है हमारी इनकम, तो उस केस में कई बार हम प्रीमियम को पे नहीं कर पाते हैं। अगर हम प्रीमियम को पे नहीं करेंगे तो फिर उस कंडीशन में जो पॉलिसी होती है वो लैप्स हो जाती हैं, और पॉलिसी लैप्स होने के बाद जो टर्म्स और कंडीशंस थी पॉलिसी की वो सारी वॉइड हो जाती हैं जब तक कि पॉलिसी को रिवाइव नहीं करवाया जाता। तो रिवाइवल का मतलब क्या होता है कि जब आप पुराना प्रीमियम जितना भी एरियर था उसको इंश्योरेंस कंपनी को पे कर देते हैं विद इंटरेस्ट, तो पॉलिसी दोबारा से रिवाइव हो जाती है। दोबारा से आप पॉलिसी होल्डर को, लाइफ एश्योर्ड को सारे राइट मिल जाते हैं, सारे जो बेनिफिट थे वो रीस्टोर हो जाते हैं। तो बेसिकली रिवाइवल ऑफ पॉलिसी क्या है? व्हेन एन इंश्योर्ड फेल्स टू पे द प्रीमियम ऑन टाइम विद इन ग्रेस पीरियड द पॉलिसी लैप्सेस। ठीक है, अगर वो ग्रेस पीरियड के अंदर प्रीमियम को पे नहीं कर पाता है तो पॉलिसी लैप्स हो जाती हैं, और जो टर्म्स एंड कंडीशंस है पॉलिसी की, कॉन्ट्रैक्ट की, जो पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स हैं, जो कंडीशंस हैं, बिकम्स वॉइड टिल द पॉलिसी इज़ रिवाइव्ड। जब तक पॉलिसी रिवाइव नहीं हो जाती हैं तब तक जो टर्म्स और कंडीशन है वो सबकी सब वॉइड हो जाती हैं। इसका मतलब रिवाइवल का मतलब क्या हुआ? रिवाइवल मीन्स टू रीस्टोर द बेनिफिट टू द पॉलिसी होल्डर ऑन पेमेंट ऑफ ड्यू प्रीमियम अलोंग विद इंटरेस्ट। जब इंटरेस्ट के साथ पुराना जो ड्यू प्रीमियम है वो पे कर दिया जाता है पॉलिसी होल्डर के द्वारा इंश्योरेंस कंपनी को, तो उस सिचुएशन में पॉलिसी का रिवाइवल हो जाता है। लेकिन अगर पॉलिसी में जो हम प्रीमियम पे कर रहे थे लैप्स हुए, मतलब हमने प्रीमियम को पे नहीं किया, तो उसके जो लैप्सेस में अगर 6 मंथ से ज़्यादा का टाइम हुआ है तो फिर उस कंडीशन में जो लाइफ एश्योर्ड है, पॉलिसी होल्डर है, उसको एक DGH जो होता है वो इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करना होगा। DGH यहाँ पर क्या है? डॉक्यूमेंट ऑफ गुड हेल्थ। अपनी अच्छी हेल्थ का एक डॉक्यूमेंट जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को वो फाइल करेगा, तभी उसकी पॉलिसी का रिवाइवल होगा। तो रिवाइवल में तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम एरियर, जो प्रीमियम का एरियर है हमारा, हम उसको पे कर रहे हैं। और ये कब पॉसिबल होगा? जो एश्योर्ड है, जो लाइफ एश्योर्ड है, उसके लाइफ टाइम के दौरान ही जो इंश्योरेंस है उसका रिवाइवल हो सकता है। अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद फिर हम उसका रिवाइवल नहीं करवा सकते हैं। तो रिवाइवल के लिए कंडीशन है कि लाइफ एश्योर्ड का सर्वाइव होना ज़रूरी है, या फिर मैच्योरिटी डेट अगर अभी नहीं आई है तो उससे पहले पहले हम रिवाइवल करवा सकते हैं। और रिवाइवल के लिए फर्स्ट कंडीशन है कि हम अपना जो पुराना हमारा ड्यू था प्रीमियम का वो हम इंश्योरेंस कंपनी को पे कर रहे हैं, तो उसी कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी रिवाइवल करती हैं पॉलिसी को। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ रिवाइवल स्कीम। रिवाइवल कितनी तरह के हो सकते हैं, किस किस तरह से रिवाइवल करवाया जा सकता है? तो टाइप्स क्या है रिवाइवल स्कीम के? सबसे पहला जो रिवाइवल है दैट इज़ ऑर्डिनरी रिवाइवल। ऑर्डिनरी रिवाइवल में क्या होता है? अगर रिवाइवल जब हमारा फर्स्ट अनपेड प्रीमियम था उसको अभी हुए 6 मंथ नहीं हुए हैं, मतलब विद इन 6 मंथ अगर हम पॉलिसी को रिवाइव करवाना चाहते हैं, जब हमने लैप्स किया था, जब हमने प्रीमियम को पे नहीं किया था, तो उस केस में जस्ट आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जो हमारी अनपेड अमाउंट थी उसके ऊपर। और उस केस में आपको DGH सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट ऑफ गुड हेल्थ, तो आपकी जो पॉलिसी है उसका रिवाइवल हो जाएगा। तो इस तरह के रिवाइवल को हम ऑर्डिनरी रिवाइवल बोलते हैं। सेकेंड टाइप का जो रिवाइवल होता है वो रिवाइवल ऑन नॉन मेडिकल बेसिस है। तो इसमें जो रिवाइवल होगा उसमें मेडिकल इश्यूज नहीं आते हैं, आप किसी भी मेडिकल बेस पर पॉलिसी को रिवाइव नहीं करवाना चाहते हो। तो जब आपका जो रिवाइवल है
नॉन मेडिकल बेसिस पर होगा। अगर रिवाइवल नॉन मेडिकल बेसिस के केस में अगर हम पॉलिसी को रिवाइव करवाना चाहते हैं तो रिवाइवल जो होगा वो जो नॉन मेडिकल एश्योरेंस हमने पहले लिया था उससे ज़्यादा अमाउंट का नहीं हो सकता है। लाइफ एश्योर्ड ने जो पहले पॉलिसी को लिया था, तो अगर हम पॉलिसी को रिवाइव करवाते हैं तो उस पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट पर रिवाइवल नहीं हो सकता है पॉलिसी का। थर्ड जो है वो मेथड है, टाइप हो सकती है रिवाइवल ऑन मेडिकल बेसिस। अगर हमने पॉलिसी को एक तो हमने ऑर्डिनरी रिवाइवल नहीं करवाया है या रिवाइवल हमने नॉन मेडिकल बेसिस पर नहीं करवाया है, तो हम उसका रिवाइवल मेडिकल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। अगर हम रिवाइवल मेडिकल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कर सकते हैं तो कुछ मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें फुलफ़िल करनी पड़ती हैं, और ये सब कुछ डिपेंड करता है कि हम कितने अमाउंट के लिए रिवाइव करवाना चाहते हैं। कुछ मेडिकल से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करने होते हैं, अपने हेल्थ के बारे में पूरा प्रूफ हमें देना होता है, तो उस केस में मेडिकल बेसिस पर रिवाइवल हो सकता है। नेक्स्ट रिवाइवल है रिवाइवल थ्रू इंस्टॉलमेंट। जब हमने लैप्स किया है तो हमें पुराना एरियर पे करना पड़ेगा, हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, लेकिन कई बार इंश्योरेंस कंपनी हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे देती है कि आपका जो ड्यू अमाउंट है जो आपने पे नहीं किया है और जो आपको इंटरेस्ट पे करना है, तो आप उसको एक साथ पे ना कर यू कैन पे इट विद इंस्टॉलमेंट। आप उसको इंस्टॉलमेंट के थ्रू पे कर सकते हैं। तो जब ये रिलीफ दिया जाता है तो इसको हम रिवाइवल बाय इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है रिवाइवल बाय लोन। तो लोन में क्या होगा, इस केस में कंपनी रिवाइव कैसे करती है? कंपनी इंश्योर्ड को लोन दे देती है। लोन में से ही जितना प्रीमियम ड्यू था और जितना इंटरेस्ट था उसको डिडक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, जितना भी इंटरेस्ट था तो उसको माइनस कर दिया जाता है। लोन जो होता है वो सरेंडर वैल्यू के बेस पर कंप्यूट किया जाता है। जैसे अगर कंपनी की जो सरेंडर वैल्यू है, मतलब उस पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू 20 लाख की है, और इसके बेस पर अगर कंपनी उसको लोन 20 लाख का कुछ परसेंटेज दे सकती है। सपोज़ अगर 80% दे रही है तो 20 लाख का 80% 16 लाख का उसको लोन दिया जा रहा है, और उसका जो पुराना एरियर था वो 6 लाख का था, तो उसको जो अमाउंट मतलब जो उसको लोन प्रोवाइड किया जाएगा, तो 16 लाख में से 6 लाख को डिडक्ट करने के बाद रिमेनिंग अमाउंट के लिए उसको लोन दिया जाएगा। और अगर वो लोन को रीपे नहीं करता है तो मैच्योरिटी पर जितनी लाइफ इंश्योरेंस की जो अमाउंट है जो मैच्योरिटी पर पे करनी चाहिए थी, तो उसमें से लोन की अमाउंट को डिडक्ट करने के बाद ही रिमेनिंग बैलेंस उसको पे किया जाएगा। तो ये सिचुएशन रिवाइवल बाय लोन की होती हैं। स्पेशल रिवाइवल स्कीम, ये जो स्कीम्स हैं कुछ स्पेशल इवेंट्स के केस में दी जाती हैं जिसमें पॉलिसी को रिवाइव करवा सकते हैं। जैसे अगर आज की हम बात करें तो LIC जो है, क्योंकि कोरोना टाइम है, बहुत क्रूशियल सिचुएशन है, तो LIC बहुत सारे ऑफ़र दे रहे हैं कि जिन पॉलिसी होल्डर की बहुत टाइम से पॉलिसी लैप्स हो चुकी हैं तो उनको रिवाइवल के लिए बोला गया है कि स्पेशल, कई बार इस तरह के ऑफ़र दिए जाते हैं जिस सिचुएशन में स्पेशल रिवाइवल करवाया जा सकता है। तो दीज आर द मेथड ऑफ रिवाइवल ऑफ द पॉलिसी। और लैप्स पॉलिसी होती है जिसके ऊपर प्रीमियम को पे करने में डिफ़ॉल्ट हुआ है, तो प्रीमियम भी हमें पे करना होगा जितना हमारा ड्यू प्रीमियम है, और साथ के साथ जितना उसका इंटरेस्ट बनता है इसको भी हमें साथ में पे करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ लोन। लोन्स का मतलब क्या है? हर एक पॉलिसी की एक सरेंडर वैल्यू होती है। ठीक है, हर एक पॉलिसी की मतलब कुछ पॉलिसी जो होती है जिसकी सरेंडर वैल्यू है तो उसकी लोन वैल्यू भी होती है। मतलब हम उस पॉलिसी के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। जितनी सरेंडर वैल्यू होगी उसका कुछ परसेंटेज लोन की फॉर्म में इंश्योर्ड को प्रोवाइड कर दिया जाता है। लेकिन ये जो लोन दिया जाता है उसमें प्रॉपरली पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर इस तरह के लोन को दिया जाता है। लोन बेसिकली जो एंडोनमेंट पॉलिसीज़ होती हैं उनके ऊपर लोन पे किया जाता है। एंडोनमेंट पॉलिसी मतलब जो टर्म पॉलिसी है, जैसे हमने 10 साल के लिए पॉलिसी ली है, हमने 20 साल के लिए पॉलिसी ली है, अगर एंडोनमेंट पॉलिसी है तो उसके ऊपर लोन प्रोवाइड किया जाता है। लोन के लिए जो कंडीशंस एप्लीकेबल होती हैं, जो सेक्शन एप्लीकेबल है, वो लाइफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 का सेक्शन 27 सबसेक्शन 1 एप्लीकेबल होता है।
जिसमें लोन पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू के अगेंस्ट लिया जा सकता है। जब एक पॉलिसी होल्डर लोन लेना चाहता है तो उसको कुछ रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना होता है। तो वो क्या क्या रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट्स फॉर ग्रांटिंग ए लोन अगेंस्ट पॉलिसी। सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर लोन बीइंग प्लेस्ड ऑन द पॉलिसी, कि जब भी हम पॉलिसी के अगेंस्ट लोन लेना चाहते हैं तो उस केस में हमें लोन के लिए एक एप्लीकेशन देनी होगी और साथ में एंडोर्समेंट भी करनी होती है। मतलब हम पॉलिसी को वापस इंश्योरर को असाइन कर रहे हैं, हम सारे राइट्स, हम सब कुछ जो है वो उसको दे रहे हैं, इंश्योरर को दे रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी को दे रहे हैं। तो असाइनमेंट, एंडोर्समेंट हमें करनी होती है और हमें एक एप्लीकेशन लिखनी होती है जिसके बावजूद ही हमें लोन मिल सकता है। पॉलिसी हमें इंश्योरर की फेवर में असाइन करनी होती है। लोन के लिए रिसीट लेना ज़रूरी होता है। जितने का लोन अकाउंट है उसके लिए रिसीट इशू की जाती है, इंश्योरेंस कंपनी इस रिसीट को इशू करती है। मैक्सिमम लोन कितना हो सकता है? मैक्सिमम लोन जो है वो सरेंडर वैल्यू का 90% हो सकता है, उससे ज़्यादा का नहीं हो सकता। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंश्योरर टू इंश्योरर वेरी करती है। कुछ लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ कम इंटरेस्ट लेते हैं। LIC की जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% से 15% तक हो सकती है। इंटरेस्ट हाफ ईयरली बेसिस पर पे किया जाता है। लोन जो होता है वो मिनिमम कम से कम 6 महीने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनके बेस पर ही पॉलिसी के अगेंस्ट लोन लिया जा सकता है। जब एक इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड को लोन देती हैं तो उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ प्रोहिबिशन है। ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, इंश्योरेंस एक्ट जो 1938 है उसमें ये सेक्शन 29 में गिवन है, ये सारी जो प्रोहिबिशंस हैं। तो क्या क्या प्रोहिबिशंस हैं? सबसे पहले, नो इंश्योरेंस कंपनी कैन ग्रांट अ लोन अगेंस्ट property or on personal security to any director, manager, managing agent, auditor, officer of the company। तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी लोन किसको नहीं दे सकती है? कंपनी के डायरेक्टर को, कंपनी के मैनेजर को, कंपनी के मैनेजिंग एजेंट को, ऑडिटर को, कि वो अपनी प्रॉपर्टी को रख रहे हैं या अपनी कोई पर्सनल सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो उनको कंपनी लोन नहीं दे सकती हैं। लोन सिर्फ उनको पॉलिसी के अगेंस्ट ही दिया जा सकता है। कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी लोन अपनी सब्सिडरी या सब्सिडरीज को दे सकते हैं। अगर लोन हम अपनी सब्सिडरी को दे रहे हैं और वो लाइफ एश्योर्ड फंड में से दिया जा रहा है, तो उस केस में इसके बारे में जो पूरी रिपोर्टिंग है, पूरी इन्फॉर्मेशन IRDA को देनी होती है और वो लोन देने के विदिन 30 डेज प्रोवाइड करनी ज़रूरी होती है। दैट मीन्स कोई भी कंपनी सिर्फ पर्सनल सिक्योरिटी के बेस पर या प्रॉपर्टी के बेस पर, यहाँ पर जो कंपनी की बात हो रही है वो इंश्योरेंस कंपनी की बात हो रही है, तो वो पर्सनल सिक्योरिटी या प्रॉपर्टी के बेस पर वो लोन नहीं दे सकती है अपने डायरेक्टर को, अपने मैनेजर को। सिर्फ उन्हीं की लाइफ इंश्योरेंस के अगेंस्ट उनको लोन दिया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट है, जो अबव प्रोविज़न है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब उनकी खुद की लाइफ के ऊपर जो पॉलिसी है तो उसी के ऊपर ही लोन दिया जा सकता है और लोन सिर्फ सरेंडर वैल्यू की अमाउंट से कम का ही हो सकता है, उससे ज़्यादा का नहीं हो सकता। नो इंश्योरेंस कंपनी कैन ग्रांट ए लोन अंडर सेक्शन 29 सब सेक्शन 1। तो किस किस के लिए लोन नहीं दिया जा सकता है? कोई कंपनी कब लोन नहीं दे सकती है? एनी लोन ऑन पर्सनल सिक्योरिटी नहीं दिया जा सकता। किसी भी चीफ को, जो चीफ है, चीफ को, स्पेशल एजेंट को, इंश्योरेंस एजेंट को लोन नहीं दिया जा सकता। टेम्परेरी जो लोन है वो नहीं दिया जा सकता। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जिन केसेस में जो कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, अपने चीफ एजेंट को, अपने स्पेशल एजेंट को या अपने इंश्योरेंस एजेंट को लोन दे सकती हैं। तो वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं? सबसे पहला, अगर हम चीफ एजेंट की बात करें तो चीफ एजेंट को कितना लोन दिया जा सकता है? इन केस ऑफ चीफ एजेंट, the loan amount should not exceed the overriding renewal commission earned by him during previous year। प्रीवियस ईयर में जितना उसने कमीशन अर्न किया होगा, ओवरराइडिंग रिन्यूअल कमीशन, तो उससे ज़्यादा का लोन उसको नहीं दिया जा सकता। स्पेशल एजेंट के केस में भी सेम कंडीशन एप्लीकेबल होती हैं। जितना उसने रिन्यूअल कमीशन अर्न किया होगा
प्रीवियस ईयर में तो उससे ज़्यादा का उसको लोन नहीं दिया जा सकता। और ऐसे ही जो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं तो उसमें भी सेम तरह की कंडीशन एप्लीकेबल होती है कि इसमें भी जब इंश्योरेंस एजेंट को लोन देना है तो उस लोन की अमाउंट भी रिन्यूअल कमीशन से ज़्यादा नहीं हो सकती है। जितना उसने प्रीवियस ईयर में रिन्यूअल कमीशन अर्न किया होगा उतने तक ही उसको लोन दिया जा सकता है। उससे ज़्यादा का लोन ना तो चीफ एजेंट को मिल सकता है और ना ही स्पेशल एजेंट को मिल सकता है और ना ही इंश्योरेंस एजेंट को मिल सकता है। तो उनके थ्रू अर्न किए गए लास्ट ईयर के कमीशन से ज़्यादा उनको लोन नहीं दिया जा सकता, सिर्फ उतनी अमाउंट तक का ही लोन कंपनी उनको दे सकती हैं। इसके बाद आता है एडिशनल लोन। एडिशनल लोन का मतलब क्या है कि देयर कैन बी मोर देन वन लोन कैन बी टेकन बाय द पॉलिसी होल्डर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ पॉलिसी। पॉलिसी के टर्म के दौरान एक जो पॉलिसी होल्डर है वो एक से ज़्यादा लोन कंपनी से ले सकता है। एडिशनल लोन जो है वो प्रीवियस लोन से ज़्यादा नहीं हो सकता। जो अमाउंट है एडिशनल लोन की वो सरेंडर वैल्यू के 90% से ज़्यादा नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये कंडीशंस हैं कि जो लोन है एक से ज़्यादा लोन लिया जा सकता है, लेकिन जो भी एडिशनल लोन होगा प्लस जो प्रीवियस लोन है जो ऑलरेडी वो ले चुका है और जो एडिशनल लोन है दोनों को ऐड करके जो टोटल अमाउंट है वो सरेंडर वैल्यू के 90% से ज़्यादा नहीं हो सकती हैं। सपोज़ अगर उसकी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू 20 लाख है तो उसको मैक्सिमम 20 लाख का 90% लोन दिया जा सकता है, मीन्स उसको 18 लाख का लोन दिया जा सकता है। अगर वो ऑलरेडी 10 लाख का लोन ले चुका है तो अगर उसको कोई एडिशनल लोन दिया जाएगा तो वो 8 लाख से ज़्यादा का नहीं हो सकता है। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जब एडिशनल लोन दिया जा सकता है। अब कौन कौन सी ऐसी इंश्योरेंस स्कीम है जिसके अंडर लोन नहीं दिया जा सकता? इन एलिजिबल प्लान फॉर लोन। तो वो क्या क्या हैं? एन्युटी एंड पेंशन प्लान। अगर हमने एन्युटी प्लान या कोई पेंशन प्लान ली है इंश्योरेंस कंपनी से तो उस केस में जो लोन है वो प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। जो मनी बैक पॉलिसीज़ हैं तो उनमें से भी लोन नहीं दिया जा सकता। इनमें से भी लोन नहीं दिया जा सकता मनी बैक पॉलिसी में से। क्यों? क्योंकि कंपनी को इनमें से जो पेमेंट है वो बार बार पॉलिसी होल्डर को करनी होती है। नेक्स्ट है लोन कैन नॉट बी गारंटीड ड्यूरिंग डेफर्ड पीरियड। डेफरमेंट पीरियड के दौरान भी लोन नहीं दिया जा सकता है। तो डेफरमेंट पीरियड के दौरान भी कंपनी लोन नहीं दे सकती है, उसके बाद ही कंपनी लोन दे सकती है। वीडियो, थैंक यू।